कभी ये सोचा कि ये जो चश्मा है इसके आगे और पीछे ये जो कर्व सरफेसेस हैं ये जो मिलकर बना रही है लेंस, ये बनी कैसे? चलिए इस वीडियो में अपन देखते हैं कि ये कर्व सरफेस जो कॉनकेव वाली है ये क्या करती है। तो सबसे पहले अपन यार ये समझते हैं कि कॉनकेव सरफेस से रिफ्रैक्शन होता कैसे है, तभी तो तुम बना पाओगे यार स्पेक्स, है ना। चलो, तो ये अपने पास एक कॉनकेव रिफ्रैक्टिंग सरफेस है। कॉनकेव का मतलब समझ गए, जिसमें जो रिफ्रैक्टिंग वाली साइड है वहां पर कैविटी है, मतलब अंदर की तरफ है, ठीक है। अब ये मेरे पास एक कॉनकेव रिफ्रैक्टिंग सरफेस है। इस सरफेस पर मैं सारी की सारी ऑब्जेक्ट्स पॉइंट साइज की ले रहा हूं। ये मेरे पास एक पॉइंट साइज ऑब्जेक्ट है, इसकी इमेज भी मेरे पास पॉइंट साइज बनेगी। हमारी सिंप्लिसिटी के लिए हम ऐसा ले रहे हैं, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। तुम में से कई साइंटिस्ट होंगे, कई दिमाग बहुत तेज चल रहे होंगे और वो ये सोच रहा होगा कि पॉइंट साइज नहीं लेते तो मत लो, मगर हम अजम्पशन लेते हैं आसान बनाने के लिए। तो ये मेरे पास एक कॉनकेव सरफेस है, ये मेरे पास एक रेयरर मीडियम है जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है μ1। अगर एयर होगी तो 1 होगा, अदरवाइज हम जनरल फॉर्मूला ड्राइव कर रहे हैं इसीलिए हमने इसको मान लिया μ1। अगर हम यहां देखें तो ये मेरे पास एक डेंसर मीडियम, डेंसर मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मैंने मान लिया है एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ2 है। अब ये मेरे पास एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है। ऑब्जेक्ट से चली रे, रेयरर से डेंसर मीडियम की तरफ जा रही थी। जब रे रेयरर से डेंसर मीडियम की तरफ जा रही है तो ये नॉर्मल की तरफ बैंड हो जाती है। बट नॉर्मल पता होगा तब ना, इसी दिन के लिए हमने कहा था कि ये जो कर्व्ड सरफेस है ये किसी स्फीयर का पार्ट है और उस स्फीयर के सेंटर को हम कह देंगे सेंटर ऑफ कर्वेचर। जानबूझ के मैंने थोड़ा सा इधर बनाया है ताकि मेरा डायग्राम थोड़ा ज्यादा क्लियर और ब्रॉड बने, अदरवाइज थोड़ा सेंटर मुझे यहां बना देना चाहिए था। बट ठीक है, हमारी सिंप्लिसिटी के लिए हम ऐसा कर सकते हैं। कोई वहां पर स्केल लगा के मेजर करने वाला नहीं है कि इसने यही माना कि नहीं, हमारे पॉइंट्स होने चाहिए बस। तो ये है हमारा सेंटर, उस स्फीयर का सेंटर जिसका ये कर्व्ड सरफेस पार्ट है, और इसकी जो डिस्टेंस होगी यहां से, जो सेंटर ऑफ रिफ्रैक्टिंग सरफेस है जिसे हम बोलते हैं पोल, पोल से इसकी जो डिस्टेंस है वो है रेडियस ऑफ कर्वेचर। सो नाउ अब ये जो सेंटर ऑफ कर्वेचर से जो लाइन बनती है ये हमेशा रेडियस है, और रेडियस जो है वो नॉर्मल होती है। किस पर नॉर्मल होती है? सरफेस के ऊपर। तो यार ये तुम्हारे पास बन गया एक नॉर्मल, ठीक है। ये आ गई तुम्हारे पास इंसिडेंट रे, और इंसिडेंट रे नॉर्मल की तरफ बैंड हो गई। तो रे आ रही थी रेयरर से डेंसर की तरफ, तो डेंसर में नॉर्मल की तरफ बैंड हो गई। अब एक रे तो तुम बिल्कुल स्ट्रेट ले जाओ सेंटर ऑफ कर्वेचर से, तो ये तो नॉर्मल रे है, नॉर्मल वाली रे तो बिल्कुल स्ट्रेट चली जाएगी। एक रे इधर जा रही है, एक रे इधर जा रही है, ये तो डाइवर्जिंग रेज है, कभी मिलने वाली नहीं है। मगर अगर तुम्हारी आईज में ये दोनों रेज आ गई, तुम्हारी आंखें, मैंने हमेशा बोला है, सीधा देखती हैं भाई, अपन टेढ़े नहीं देखते यार, है ना। तो अनटिल एंड अनलेस वो डिफेक्ट हो अपन को कि ऐसे देख रहे हो अपन और कहीं पे निगाहें कहीं पे निशाना लगा रहे हो, ऐसा तो नहीं करते ना अपन। तो यहां पर क्या है, ये दोनों रेज जो है ये सीधी अपन की आईज में आएंगी और ऐसा लगेगा कि ये इस पॉइंट से आ रही है। तो फाइनली इस पॉइंट पर हमारे पास बन जाएगी इमेज, ठीक है। सो पोल से लेके ऑब्जेक्ट तक की डिस्टेंस हो गई ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, पोल से लेके इमेज तक की डिस्टेंस हो गई इमेज डिस्टेंस, पोल से लेके सेंटर ऑफ कर्वेचर तक की डिस्टेंस हो गई रेडियस ऑफ कर्वेचर। क्योंकि हमारी रेज आ रही है यहां से और हम सारे मेजरमेंट के लिए इधर जा रहे हैं, इसीलिए ऑब्जेक्ट डिस्टेंस भी नेगेटिव, इमेज डिस्टेंस भी नेगेटिव, एंड रेडियस ऑफ कर्वेचर इज ऑल्सो नेगेटिव। और डेरिवेशन में हमको एंगल की जरूरत पड़ेगी। अभी बूटी सेक्शन में घुसते ही तुम्हें समझ में आ जाएगा जब हमें एंगल्स की जरूरत पड़ेगी। इसीलिए हम ये मान रहे हैं कि ऑब्जेक्ट से जो रे चल रही है वो प्रिंसिपल एक्सिस के साथ अल्फा एंगल बना रही है। ये हम सिर्फ मान रहे हैं डेरिवेशन के लिए, हम आगे जाके इसको गायब कर देंगे। आप चाहो θ1 मान लो, θ2 मान लो, जो आपकी मर्जी हो, ABC मान लो, आपकी मर्जी है। अल्फा बीटा गामा बुक्स में दिया रहता है इसलिए मैं लिख रहा हूं। इसमें कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि इसी को अल्फा मानना है इसी को बीटा मानना है, बस गायब करना है आगे जाके। सो ये जो ऑब्जेक्ट की रे प्रिंसिपल एक्सिस के साथ बना रही है, ये जो ऑब्जेक्ट से रे जा रही थी ये अल्फा एंगल है। इमेज जो वापस, ये रे जो वापस आ रही थी, जो हमको लग रहा था इस पॉइंट से आ रही थी, ये प्रिंसिपल एक्सिस के साथ जो एंगल बना रही है वो बीटा है, और जो नॉर्मल प्रिंसिपल एक्सिस के साथ एंगल बना रहा है वो हमारे पास है गामा। तो मैंने आपको पूरा का पूरा डायग्राम समझा दिया, नोट्स तो आपको नीचे मिलेंगे ही, चिंता मत करो। डायग्राम तो अब हमने समझ लिया, अब हम डेरिवेशन की तरफ चले, और डेरिवेशन में जाने के लिए बूटी बहुत ज्यादा जरूरी है। तो देखो भाई, इस डेरिवेशन में हमको कुछ अजम्पशंस लेने हैं, और डेरिवेशन को करने के लिए बूटी, जिसने पहला वाला वीडियो देखा है कॉन्वेक्स वाला, वो तो खुश है, मतलब वो कह रहा है कि मजा आ गया,
कोई दिक्कत ही नहीं है हमको, बट हाँ ठीक है कोई बात नहीं, अगर आप ये वीडियो पहले देख रहे हो तो भी कोई दिक्कत नहीं है। बूटी आपसे ये कहती है पापा ऑफ रिफ्रैक्शन, मैंने कहा था स्टार्टिंग से ही हर वीडियो में कि रिफ्रैक्शन का, रे ऑप्टिक्स का पापा है स्नेल, और स्नेल्स लॉ से हमारा डेरिवेशन स्टार्ट होगा। यहां पर हम लोग ये मानते हैं कि जो इमेज है वो पॉइंट साइज है, ऑब्जेक्ट जो है वो पॉइंट साइज है, और जो रेज हैं वो बहुत पास है प्रिंसिपल एक्सिस के, इसीलिए एंगल बहुत छोटे बनेंगे, और जब एंगल बहुत छोटे बनेंगे तो साइन थीटा को नियरली थीटा लेके चलना है, दूसरा बूटी वाला काम ध्यान रखना। और तीसरा, क्योंकि जब तुम स्नेल्स लॉ लगाओगे तो उसमें आई और आर तो आएगा ही आएगा, जब आई और आर तो उसमें तुम्हारा बनेगा तो अल्टीमेटली तुमको दो ट्राइंगल ढूंढने हैं और एक्सटीरियर एंगल थ्योरम का यूज करके आई और आर को कैलकुलेट करना है, और फाइनली तुमको यूज करना है एंगल इज इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस। डेरिवेशन में मैं तुमको ये बूटियां स्टेप बाय स्टेप समझाता चला जाऊंगा कि देखो यहां पर ये बूटी काम कर गई, यहां पर ये दवा काम कर गई, और ये ना कोविड की वैक्सीन टाइप 90% इफिशियंसी नहीं देती, ये 100% ही काम करती है, ये क्योर करके ही जाएगी, ये डेरिवेशन तुम्हें आसान बनाकर ही जाएगी। अजम्पशंस क्या लिए हैं अपन ने? अजम्पशंस लिए हैं ऑल रेज आर वेरी क्लोज टू द प्रिंसिपल एक्सिस, ये सारी रेज जो है ये प्रिंसिपल एक्सिस के बहुत पास है, इसीलिए ये एंगल सारे अल्फा बीटा गामा, एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, ये बहुत छोटे बनेंगे। कर्वेचर इज वेरी लार्ज, ये जो सरफेस हम समझने के लिए कर्व बना रहे हैं बहुत ज्यादा, ये बहुत बड़े स्फीयर का पार्ट है, मतलब ऐसी है कुछ फ्लैट रॉन टाइप, ऐसा हमें लग रहा है कि ये कर्व्ड है बट ये है फ्लैट टाइप, है कर्व्ड मगर बहुत बड़े स्फीयर का पार्ट है, और ऑब्जेक्ट एंड इमेज आर ऑफ पॉइंट साइज। अजम्पशंस लिखना जरूरी है। तो चलिए बढ़ जाते हैं डेरिवेशन की तरफ। अब आता है अपने पास डेरिवेशन, कुछ नहीं करना, बूटी नंबर 1, दवाई पहली सुबह खानी है अपन को, और वो खा ली अपन ने, पॉइंट नंबर 1 की दवाई। स्नेल्स लॉ 1 म्यू 2, आप जा रहे हो फर्स्ट मीडियम से सेकंड मीडियम की तरफ, 1 म्यू 2 इज इक्वल टू साइन आई बाय साइन आर। इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या था? म्यू 2, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या था? म्यू 1। अब आप जा रहे हैं 1 से 2, 1 म्यू 2 इज इक्वल टू साइन आई बाय साइन आर। हमने ये पढ़ा है 1 म्यू 2 को हम क्या लिख सकते हैं? म्यू 2 अपॉन म्यू 1। याद करो रिलेटिव और एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बीच का रिलेशन। सो 1 म्यू 2 इज बेसिकली म्यू 2 अपॉन म्यू 1। सो म्यू 2 अपॉन म्यू 1 इसको लिख देंगे हम। जैसे ही हमने इसको यहां पर म्यू 2 अपॉन म्यू 1 लिखा, मैंने एक अजम्पशन अभी हमने लिख लिया था कि साइन थीटा अगर बहुत छोटा हो तो साइन थीटा इज नियरली इक्वल टू थीटा, सो साइन आई इज बेसिकली इक्वल टू आई, साइन आर इज बेसिकली इक्वल टू आर। सो ये हो जाएगा 1 म्यू 2 इज म्यू 2 अपॉन म्यू 1 इज इक्वल टू आई बाय आर। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, आपकी बन गई बिल्कुल तरोताजा इक्वेशन, म्यू 2 आर इज इक्वल टू म्यू 1 इनटू आई। इक्वेशन नंबर 1, पहली बूटी खत्म। ठीक, दूसरी वाली भी लग गई कि थीटा अगर बहुत छोटा हो तो, और हमने अजम्पशन भी यूज कर लिए। फिर मैंने तुमसे कहा था कि एक्सटीरियर एंगल थ्योरम लगानी है हमको, और एक्सटीरियर एंगल थ्योरम क्या कहती है कि दो इंटरनल ट्राइंगल के एंगल का सम तीसरे वाले एक्सटीरियर वाले एंगल के बराबर होता है। तो यहां पर आपको चाहिए अब आई और आर। तो एक चीज समझो, ये आपके पास है इंसिडेंट वाली रे, और ये है आपके पास दूसरा रेड लाइन जो है ये है नॉर्मल। तो ये एंगल ऑफ इंसिडेंस बन जाएगा नॉर्मल और इंसिडेंट रे के बीच का। अब मुझे आई चाहिए, और अल्फा बीटा गामा अपन ने आज ही के दिन के लिए माने थे। तो गौर से देखो, क्या ये एक ट्राइंगल आपको दिख रहा है जो मुझे दिख रहा है? और अगर ये ट्राइंगल आपको दिख रहा है गुरु, तो ये एंगल हो गया अल्फा, ये एंगल हो गया आई, ये दोनों इंटरनल एंगल्स हैं, और एक्सटीरियर एंगल हो गया गामा। तो अपन क्या लिख सकते हैं? आई प्लस अल्फा इज इक्वल टू गामा। आई की वैल्यू आ जाएगी गामा माइनस अल्फा, दैट्स इट। अब क्या चाहिए हमको? अब हमको कैलकुलेट करके लेकर आना है आर को। आर के लिए भी हमको एक ट्राइंगल चाहिए। पहले तो ये समझो, ये रिफ्रैक्टेड रे है और ये नॉर्मल है, तो ये आर हो गया अपने पास। अब ये रिफ्रैक्टेड रे को जब मैंने पीछे बढ़ाया तो ये रे मेरी इस तरह से पीछे आ रही थी, ये रिफ्रैक्टेड रे ही है और नॉर्मल ये है, तो ये एंगल हो जाएगा मेरे पास आर। अब आप अगर एक ट्राइंगल और ढूंढो तो क्या आपको एक ट्राइंगल और दिख रहा है यहां पर? ये अगर ये छोटा सा ट्राइंगल आपको दिखे तो बीटा इंटरनल एंगल है, आर इंटरनल एंगल है, गामा जो है वो एक्सटर्नल एंगल है। इसका मतलब है कि आर प्लस बीटा इज इक्वल्स टू गामा, सो आर इज इक्वल टू गामा माइनस बीटा। अब अपन को कुछ नहीं करना, ये उठाई अपन ने आई की वैल्यू और यहां रख दी, और ये उठाई अपन ने आर की वैल्यू और यहां रख दी। एक है अपने पास गामा माइनस अल्फा, एक है अपने पास गामा माइनस बीटा। तो एक काम करते हैं, पहले अपन रख देते हैं वैल्यूज। तो जैसे ही मैंने वैल्यूज रखी तो देखो इक्वेशन 1 2 3 में म्यू 2 इंटू आर, आर की वैल्यू थी गामा माइनस बीटा, और म्यू 1 इंटू आई, आई की वैल्यू थी गामा माइनस अल्फा। जैसे ही वैल्यू रखी, म्यू 2 गामा माइनस म्यू 2 बीटा, म्यू 1 गामा माइनस म्यू 1 अल्फा,
गामा वाले को इधर ले गए तो गामा कॉमन आ जाएगा, बचेगा क्या आपके पास, बचेगा आपके पास μ2 माइनस μ1, और इसको इधर लाए तो माइनस का इधर आकर हो जाएगा प्लस μ2 बीटा माइनस μ1 अल्फा। अब क्या चाहिए तुमको, अब मैंने कहा था लास्ट वाली गोली खानी है, बस खत्म हो गया डिसीज। लास्ट गोली क्या थी, एंगल इज इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस। हमको चाहिए अल्फा बीटा और गामा, और वो हो जाएगा गायब। अभी कैसे निकालेंगे अपन, तो देखो अल्फा बीटा गामा को कैलकुलेट करने के लिए आपको ये देखना है, हम यहां पर ये देखो, ये यहां पर आपकी बुक्स में ना आपको ऐसा परपेंडिकुलर ड्रॉप करके दिखाया जाएगा, आपसे बोला जाएगा m और फिर बोला जाएगा pm इज वेरी स्मॉल, इसीलिए हमने कहा था कर्वेचर बहुत बड़ा है। अब इतना लिखने की जरूरत नहीं, अजम्पशन तुम लिख चुके हो ना, इसीलिए आप इसको बनाओ तो ठीक है, नहीं बनाओ तो टेंशन मत लेना, हम सारी डिस्टेंसेज यहीं से लेंगे, आर्क भी सारी यहीं से निकालेंगे। तो अब एंगल चाहिए, तो अब अगर हमको एंगल चाहिए तो इस एंगल अल्फा के लिए ये बन जाएगी आर्क, और ये बन गई आपकी रेडियस। तो आर्क हो गई AP और रेडियस हो गई ये डिस्टेंस पोल से लेके ऑब्जेक्ट तक की, यानी ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस क्या होगी U। अगर आप बीटा निकालना चाहो तो बीटा वाले के लिए ये हो जाएगी आर्क AP और रेडियस हो जाएगी I इंटू PI क्या हो जाएगा माइनस का V। अगर आप गामा निकालना चाहो तो गामा के लिए ये हो जाएगा आर्क AP और जो रेडियस है वो क्या हो जाएगी अपने पास आर्क, ये देखो ये वाली सेक्शन C से लेके P तक का माइनस का R। तो देखो मैंने क्या किया, अल्फा की वैल्यू क्या PA अपॉन माइनस U, अभी दिखाया मैंने, बीटा की वैल्यू PA अपॉन माइनस V, गामा की वैल्यू PA अपॉन माइनस R। उठाओ इन सबको रख दो, जैसे ही रखोगे μ2 माइनस μ1 गामा की वैल्यू PA अपॉन माइनस R, μ2 V की वैल्यू PA अपॉन माइनस V, माइनस μ1 अल्फा की वैल्यू माइनस का PA अपॉन U। खत्म हो गई कहानी। माइनस भी तीनों में से कॉमन आ रहा है और PA भी तीनों में से कॉमन आ रहा है, तो माइनस का PA कॉमन ले लिया, दोनों साइड से कैंसिल कर दिया, μ2 माइनस μ1 अपॉन R इज इक्वल टू μ2 बाई V माइनस μ1 बाई U। यही हमारा डेरिवेशन था जो हमें चाहिए था। कॉन्वेक्स सरफेस हो या कॉनकेव सरफेस हो, आंसर अल्टीमेटली सेम आता है। अब बचेंगे इसके न्यूमेरिकल्स, वो करेंगे अपन नेक्स्ट वीडियो में। बिल्कुल प्रिसाइज शॉर्ट जो जरूरी है, जिस कैटेगरी का तुम्हारे एग्जाम में आता है, सिर्फ वही न्यूमेरिकल करेंगे अपन नेक्स्ट वीडियो में। तो जिस तरह का सपोर्ट बनाए हुए हो बनाते रहो, सब जगह शेयर करते रहो। मुझे पता है तुम्हें बहुत मजा आ रहा है, मुझे भी उतना ही मजा आ रहा है, और इसी मजे के साथ अपन इसको एक फेस्टिवल बनाएंगे। एजुकेशन में फेस्टिवल्स होना चाहिए, हमारे लिए बर्डन नहीं होनी चाहिए पढ़ाई। तो मजे करते रहो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाबा जी की तरफ से जय हो।